नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं अमित ठाकुर और आपको जैसा पता है कि हम बात कर रहे हैं आपकी 11वीं कक्षा की इतिहास की पाठ्य पुस्तक के अंतिम पाठ आधुनिकीकरण के रास्ते यानी पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन। और इस पाठ की एक क्लास हम पहले ले चुके हैं, उसके प्रारंभ की सारी बातें जान चुके हैं और अब हम बात कर रहे हैं, बल्कि 2 क्लासें पहले हो चुकी। तो अब हम बात कर रहे हैं परिचय यानी इंट्रोडक्शन की, जो इस पाठ का पहला खंड है। तो इस पाठ का जो पहला खंड है परिचय, इसमें हम चीन और जापान दोनों की जो कुछ मुख्य मुख्य बातें हैं, कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, उस पर चर्चा करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि हम एक सिस्टमेटिक ढंग से स्टडी करते हैं, तो आप सब अपनी कॉपी निकाल लीजिए और उस कॉपी के पेज पर हेडिंग तो आप डालोगे ही कि भाई कौन सा हमारा पार्ट है, कौन से आज की डेट कौन सी है, जिस दिन आज ये काम हो रहा है। तो उस कॉपी का जो पेज है, जो आज का काम जिस पे करना है, उस पेज को आप 3 हिस्सों में बांट लेंगे। पहला हिस्सा मतलब 2 लाइनें खींच दोगे तो 3 हिस्से बन जाएंगे। जो पहला कॉलम होगा उसमें लिखें अंतर का आधार, बेसिस ऑफ डिफरेंस। दूसरा हिस्सा जो होगा उसमें लिखें चीन, यानी उसके बाद उस कॉलम में हम चीन के बारे में लिखेंगे। और तीसरा जो कॉलम है उसमें लिखें जापान, यानी उसमें हम जापान के बारे में लिखेंगे। तो इन दोनों की हम तुलनात्मक अध्ययन करना चाहते हैं, जिससे हमें सब समझ में भी आए और सिस्टमेटिक ढंग से हम उसको प्रेजेंट भी कर सकें और एग्जाम के लिए भी तैयार कर सकें। तो इसमें जो सबसे पहला डिफरेंस जो हम देखना चाहते हैं चीन और जापान में, वो है ज्योग्राफिकल लोकेशन या भौगोलिक विशेषता। ज्योग्राफिकल फीचर्स भी लिख सकते हो आप, कि ज्योग्राफिकल फीचर्स और भौगोलिक विशेषता। हिंदी में भौगोलिक विशेषता, इंग्लिश में ज्योग्राफिकल फीचर। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है ज्योग्राफिकल फीचर्स के बारे में। तो उसके आधार पर हम इन दोनों देशों के अंतर को जानेंगे कि भाई चीन की ज्योग्राफिकल फीचर कैसी हैं और जापान की कैसी हैं। तो इसके लिए आप पेज नंबर 233 निकालेंगे और देखेंगे उस पर एक बहुत सुंदर सा मैप बना हुआ है, एक सुंदर सा जो आपका मानचित्र है, जिसमें चीन और जापान दोनों को दिखाया हुआ है। आप देखिए, आप उस मैप को देखते ही समझ जाएंगे। चीन तो एक महाद्वीपीय प्रकार का देश है, यानी काफी बड़ा, उसमें बहुत बड़ा भूभाग है, जमीनी क्षेत्र है उसके पास। जबकि जापान एक द्वीप है, द्वीपीय राष्ट्र है, जो कई जिसमें 4 बड़े द्वीप हैं और बाकी छोटे छोटे द्वीप हैं। तो इन दोनों के भूगोल में एक मुख्य अंतर तो आपको इसके मैप से ही दिख रहा है। और इस मैप को आपको बहुत बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि इस पर आपसे जो है मैप वाले क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं वो भी पूछे जाएंगे। तो आप देख सकते हो इसमें। तो अब हम इसको सिस्टमेटिक ढंग से लिखना शुरू करते हैं, बताना शुरू करते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। लेकिन मैप सबको अच्छे ढंग से देखना है। जब तक आप वो नहीं समझोगे तब तक आप मतलब ना तो इस बात को समझ पाओगे थ्योरेटिकल पॉइंट को, और ना ही एग्जाम के लिए जो मैप का क्वेश्चन है उसकी तैयारी कर पाओगे। तो इसलिए सबको मैप करना है। तो जो सबसे पहला अंतर हम कह रहे हैं ज्योग्राफिकल फीचर्स के बारे में, तो पहले चीन के कॉलम में लिखना है कि चीन की क्या क्या ज्योग्राफिकल फीचर्स है। आपकी किताब में ही है, बिल्कुल सामने ही, पहले ही जो पेज नंबर 233 है उस पर। तो क्या लिखा है? चीन विशालकाय महाद्वीपीय देश है। ये कॉन्टिनेंटल साइज का बहुत बड़ा देश है और लैंड इसका पास काफी है, जमीनी प्लेन है ये, जिसमें कई तरह की जलवायु वाले क्षेत्र हैं। और ये इतना बड़ा देश है कि इसके अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह का क्लाइमेट मिलता है। कैसे? और जो इसमें जो मुख्य क्षेत्र है चीन का, जो मुख्य प्लेन है, जो उसमें 3 सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख नदियां हैं। उन नदियों के नाम भी आपको याद रखने हैं। पहली जो चीन की प्रसिद्ध और प्रमुख नदी है वो है पीली नदी, यानी येलो रिवर, जिसका चीनी नाम है हुआंग हे। तो एक तो ये चीज है, यहां पर पहली नदी है हुआंग हे, पीली नदी, येलो रिवर। दूसरी है यांगत्सी नदी, जिसको हम चाइनीज भाषा में छांग जियांग कहते हैं, और ये दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है। और तीसरी जो नदी है यहां पर वो है पर्ल नदी, पर्ल रिवर।
तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ये जो 3 प्रमुख नदियां हैं ये काफी अच्छा उपजाऊ प्लेन भी बनाती हैं। तो जहां जहां नदियां बहती हैं वहां वहां खेती बाड़ी भी अच्छी हो जाती है। और देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी चीन में एक बहुत बड़ा हिस्सा पहाड़ी क्षेत्र है। तो अब आपके सामने क्लियर हो गया कि चीन एक बड़ा महाद्वीपीय देश है जिसमें काफी प्लेन है, इसकी 3 प्रमुख नदियां हैं और इसका बहुत सारा हिस्सा पहाड़ का भी, पहाड़ी क्षेत्र भी है। अब जरा जापान की बात कर लें कि वहां का ज्योग्राफिकल फीचर कैसा है। इसके लिए आपको पेज नंबर 234 पर आना पड़ेगा। सबसे ऊपर ही लिखा है जापान एक द्वीप श्रृंखला है, यानी कि वैसे मैं बताया कि इसमें बहुत सारे द्वीप हैं, बहुत सारे द्वीपों से मिलकर यह देश बना है। और इसमें 4 सबसे बड़े द्वीप हैं। वैसे तो यहां बहुत सारे द्वीप हैं लेकिन 4 सबसे बड़े द्वीप हैं। वो कौन कौन से हैं आपको नाम याद रखने हैं। पहला जो सबसे बड़े द्वीपों में सबसे पहला द्वीप है वो है होन्शु, दूसरा है क्यूशु, तीसरा है शिकोकू और चौथा है होकाइदो। कौन कौन से? होन्शु, क्यूशु, शिकोकू और होकाइदो। तो ये 4 यहाँ के बहुत बड़े बड़े द्वीप हैं। और इसके अलावा जो ओकिनावा द्वीपों की श्रृंखला सबसे दक्षिण में है, जो जापान का सबसे सदर्न मोस्ट इलाका है, वहां पर ओकिनावा द्वीप हैं बहुत सारे। और ये कहां पर है ओकिनावा? लगभग बहामास वाले लैटिट्यूड पर ही है, मतलब उसी लैटिट्यूड पर ये भी मिल जाएगा आपको। अब जरा द्वीपों की बात तो समझ में आ गई कि ये द्वीपों का देश है, लेकिन इन द्वीपों में किस तरह का भूगोल है वो भी देखना है। तो मुख्य द्वीपों की 50% से अधिक जमीन पहाड़ी है। पहाड़ी है, इनमें भी ज्यादातर पहाड़ है। जो भी जमीन है भी द्वीपों में वो 50% तो पहाड़ी पहाड़ी है, यानी खेती वगैरह नहीं हो सकती। और जापान बहुत ही सक्रिय भूकंप क्षेत्र में है। यहां सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं, सबसे ज्यादा सेंसिटिव जोन है, सीस्मिक सेंसिटिव जोन है ये। यहाँ बहुत ज्यादा भूकंप आते हैं। और इन भौगोलिक परिस्थितियों में यहाँ की वास्तुकला को भी प्रभावित किया है। तो भाई जिस जगह पर भूकंप ज्यादा आएंगे और पहाड़ी क्षेत्र होगा, द्वीपीय क्षेत्र होगा, तो वहां के जो मकान बनाने का तरीका है वो भी बदल जाता है। वो इस तरह के मकान बनाए जाते हैं कि जो भूकंप वगैरह से सुरक्षित रख सके, इस तरह से। तो यहाँ पर उस तरह के मकान बनाए जाते हैं। तो पहला अंतर बिल्कुल क्लियर हो गया, आपने अपनी कॉपी पे लिख लिया। भौगोलिक विशेषताएं, चीन की ये भौगोलिक विशेषताएं चीन के कॉलम में लिख ली, और जापान की ये भौगोलिक विशेषताएं जापान के कॉलम में लिख ली। तो पहली बात क्लियर हो गई। अब दूसरे अंतर पे आते हैं। तो अंतर का आधार, बेसिस ऑफ डिफरेंस वाला जो कॉलम है उसमें दूसरा पॉइंट लिखिए, जातीय या नस्लीय समूह यानी रेशियल ग्रुप्स। इन देशों में जो जनसंख्या है उसका रेशियल या एथनिक जो वैल्यू है वो क्या है। जैसे अब भारत की बात करें, भारत में कौन कौन किस किस तरह की नस्ल के लोग रहते हैं? आर्य हैं, द्रविड़ हैं, जो उत्तर भारत के लोग हैं वो आर्य हैं, दक्षिण भारत के लोग द्रविड़ हैं, नॉर्थ ईस्ट के लोग मंगोल टाइप के हैं, मंगोल हैं, मंगोलाइड है। तो इस तरह से भारत की जो प्रमुख एथनिक कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि कुछ आर्य लोग हैं, कुछ द्रविड़ लोग हैं, कुछ मंगोलाइड लोग हैं। तो ऐसे ही हम ये जानना चाहते हैं कि चीन में कौन कौन सी नस्लों के लोग रहते हैं और जापान में कौन कौन सी नस्लों के, कौन कौन सी रेस के लोग रहते हैं। तो सेकंड पॉइंट जो आपने लिख लिया कि जातीय नस्लीय समूह जो बेसिस ऑफ डिफरेंस में, तो अब उसमें आप आओ चीन वाले कॉलम में। वहां बताएंगे कि चीन में कौन कौन से जातीय नस्लीय समूह के लोग हैं। तो चीन में जो जो लोग हैं नस्लीय समूह के, उनमें हम क्या देखते हैं कि हान, वहां पर है हान। जैसे भारत में आर्य हैं, द्रविड़ हैं, तो चीन में कौन है? हान। हान सबसे प्रमुख जातीय समूह है। और तो ये सबसे प्रमुख जातीय समूह है, लेकिन और भी कई राष्ट्रीयताओं वाले लोग वहां पर रहते हैं। जैसे कौन कौन रहते हैं? उइघुर, उइघुर रहते हैं, हुई रहते हैं, मांचू रहते हैं और तिब्बती रहते हैं। तो इस तरह से आपने कि देख लिया कि ये सब लोग चीन के नस्लीय समूह, रेशियल
या एथनिक आइडेंटिटी को बताते हैं। मैं एक बार दोबारा बता रहा हूं, सबसे मुख्य समूह तो हान है, उसके अलावा उइघुर हैं, हुई है, मांचू है और तिब्बती। ये सब कौन है? चीन के रेशियल या एथनिक ग्रुप। अब जरा जापान की बात कर लें। जापान में कौन रहता भाई? जापान में वो है अधिकतर जनसंख्या जापानी है, यानी उनका रेशियल जो है जापानी है, लेकिन कुछ आयनू अल्पसंख्यक भी हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको आयनू कहा जाता है, वो माइनॉरिटी में है, अल्पसंख्यक हैं। और ये कहां से आए? ये कोरिया के लोग हैं, कोरिया से आए थे, जिन्हें श्रमिक मजदूर के रूप में उस समय जापान लाया गया था, जब कोरिया जापान का उपनिवेश था। जब कोरिया पर जापान का शासन था, तो वहां के लोगों को पकड़ के मजदूर के रूप में जापान लाया गया था। उन लोगों को क्या कहते हैं? उन लोगों को कहते हैं आइनू। तो कुछ जनसंख्या आइनू लोगों की भी है जापान में, लेकिन बाकी अधिकतर लोग जापानी नस्ल के ही हैं। तो ये बात भी क्लियर हो गई। अब हम तीसरा अंतर देखना चाहते हैं इनके बारे में, तो बेसिस ऑफ डिफरेंस में आप तीसरा पॉइंट लिखें, और वो है मेन लैंग्वेजेस, प्रमुख भाषाएं। तो हम देखेंगे, जैसे भारत में तो आप जानते हो कितनी सारी भाषाएं, हिंदी है, कन्नड़, तमिल, उर्दू और असमिया, मलयालम, बंगाली, मराठी, गुजराती, कितनी सारी भाषाएं। तो ऐसे ही हम ये देखना चाहते हैं कि चीन की प्रमुख भाषाएं कौन सी हैं और जापान की प्रमुख भाषाएं कौन सी हैं। तो जहां तक हम चीन की अगर हम बात करें, तो चीन की प्रमुख भाषा है चीनी, जिसे पुंतुगुआ भी कहते हैं, पुंतोगहुआ कहते हैं, पुंतोगहुआ। और वैसे मंदारिन भी कहते हैं उसे। चीनी भाषा का मतलब मंदारिन भाषा है, और उसका जो और चीनी नाम है वो है पुतोंगुआ। पुतोंगुआ, अब थोड़े से ऐसे प्रोनाउंसिएशन है ना, तो बोलने में ऐसी प्रॉब्लम होती है, पुतोंगुआ। और वैसे चीनी या मंदारिन भाषा यहाँ की मुख्य भाषा है। ज्यादातर लोग मंदारिन भाषा, चीनी भाषा बोलते हैं, जिसका चीनी नाम है पुतोंगुआ। लेकिन और भी कई भाषाएं चलती हैं यहाँ पर, जैसे जो कैंटनीज भाषा भी चलती है। जो चीन का जो दक्षिणी हिस्सा है उसे कैंटन कहते हैं, तो वहां पर जो एक भाषा चलती है उसे कैंटनीज कहते हैं, जिसका चीनी में नाम है गुआंगजाओ। तो गुआंगजाओ भाषा भी चलती है यहाँ पर, गुआंगजाओ। और इसके अलावा उए भाषा भी चलती है, बोलियां हैं या भाषाएं ये भी चलती हैं। शंघाईनीज भी चलती है, और कई दूसरी अल्पसंख्यक भाषाएं भी चलती है, जो चीन में थोड़े थोड़े लोग ही बोलते हैं, ऐसी अल्पसंख्यक भाषाएं भी। तो आपने चीन की प्रमुख भाषाओं को देख लिया। एक बार मैं दोबारा बोल रहा हूं, चीनी भाषा जिसे पुतांगुहा कहते हैं, और कैंटनीज भाषा जिसे गुआंगजाओ कहते हैं। इसके अलावा उए भाषा है, शंघाईनीज भाषा है, जिसकी शंघाई की बोली वू है, वो भाषा है। और इनके अलावा कई अल्पसंख्यक भाषाएं हैं जो थोड़ी थोड़ी चलती हैं। इन सबको से मिलाकर हम कहते हैं कि चीन में ये भाषाई विविधता है, यहाँ इस तरह की भाषाएं बोली जाती है। और अब जरा जापान की बात कर लें। जापान में कौन सी भाषा है? जापान में मुख्य रूप से एक ही भाषा है, जापानी, जैपनीज भाषा। तो ये भी देख लिया। और अब हम जो आखिरी अंतर इन दोनों के बीच देखना चाहेंगे वो है इनके भोजन के बारे में, कि आखिर चीन में किस तरह का भोजन चलता है और जापान में किस तरह भोजन चलता है। पहले आप बताओ कि आपके यहाँ कौन सा भोजन चलता है। जैसे हम तो उत्तर भारत में रहते हैं, तो यहाँ पर गेहूं, चावल, दाल, है ना, इस तरह की सब्जियां, इस तरह की चीजें खाते हैं लोग। और कुछ नॉन वेज वाले जो नॉन वेज भी खाते हैं। तो ये सब हमारे यानी उत्तर भारत के लोगों का खाना है। दक्षिण भारत के लोगों का खाना कुछ और तरह का है, पश्चिम भारत के लोगों कुछ और तरह का है, नॉर्थ ईस्ट का कुछ और तरह का है, बंगालियों कुछ और तरह का है। तो अपनी प्रादेशिक जो विशेषताएं होती हैं, भौगोल की विशेषता होती है, उसके हिसाब से वहाँ के लोगों का खाना भी अलग होता है। तो हम यही जानना चाहते हैं कि चीन में जो मुख्य मुख्य खाने, मुख्य कुजिन्स, जो भोजन है वो कौन से हैं। तो अगर हम चीन की मुख्य खानों की बात करें, तो चीनी खानों में क्षेत्रीय विविधता झलकती है। हमारे देश में भी तो क्षेत्रीय विविधता है खानों में। हमारा उत्तर भारत के लोगों का खाना कुछ और तरह का है,
दक्षिण भारत वालों का कुछ और तरह का है, नॉर्थ ईस्ट वालों कुछ और तरह का है, गुजरात वालों कुछ और तरह का है, बंगाल वालों कुछ और तरह का है। तो ऐसे ही चीन भी तो बहुत बड़ा देश है, वो तो हमारे देश से भी बहुत बड़ा है, उसकी भौगोलिक जो विस्तार है वो तो भारत से भी बड़ा है। तो वहाँ तो और भी ज़्यादा विविधता है खानों की, अलग-अलग जगहों का खाना अलग-अलग है। तो इन सारे खानों को मुख्य रूप से हम 4 प्रकार, 4 श्रेणियों में बाँट सकते हैं। जो जो क्यूज़ीन जो उसकी कुज़ीन्स है चीन की अलग-अलग जो भोजन है, उनको हम मुख्य रूप से 4 मुख्य भागों में बाँट सकते हैं। जो सबसे प्रसिद्ध जो खाना है चीन का, उसे कैंटोनीज़ फ्राइड चिकन का नाम भी सुना होगा आपने। तो कैंटोनीज़ खाना है, जो दक्षिण चीन है उसको कैंटन कहते हैं और वहाँ का खाना कैंटोनी फूड कहलाता है। वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। पूरी दुनिया में चीनी खाने का मतलब कैंटोनीज़ ही माना जाता है। क्यों? क्योंकि कैंटोन प्रांत के ही लोग ज़्यादातर बाहर के देशों में बसे हुए हैं। अमेरिका में, जापान में, यूरोप में, भारत में। तो इसलिए उनका जो खाना है कैंटोनीज़, वो ही माना जाता है कि यही चीन का खाना है। लेकिन वो केवल चीन के एक प्रांत का खाना है। जैसे अगर आप ये देखें कि भाई हम देखें कि भाई हम दक्षिण भारत का खाना क्या क्या मानते हैं भारत में, हमारे उत्तर में दिल्ली में, तो हम कहते हैं भाई डोसा। तो डोसा तो केवल वहाँ का केवल एक एक वैरायटी है, केवल एक प्रांत की। और दूसरी जगहों पे और दूसरे बहुत सारे खाने, कर्नाटक में कुछ और चीज़ें हैं, केरल में कुछ और चीज़ें हैं और आंध्र प्रदेश में कुछ और चीज़ें हैं। डोसा तो तमिलनाडु का एक खाना है, लेकिन हम सब क्या मानते हैं कि दक्षिण भारत का खाना है डोसा। तो ऐसे क्यों? क्योंकि उसी क्षेत्र के लोग ज़्यादातर बाहर जाके यानी उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में जाके उन्होंने ही रेस्टोरेंट खोले, वहाँ डोसा बनाते हैं, तो हम सोचते हैं दक्षिण भारत का खाना डोसा ही है। लेकिन वो केवल वहाँ के एक प्रांत का ही खाना है। तो इसी तरीके से चीन के जो दक्षिणी प्रांत है कैंटोन, उसके ही लोग पूरी दुनिया में ज़्यादातर बाहर गए हुए हैं। तो उन्होंने वहाँ जो रेस्टोरेंट खोले हैं वो वहाँ पे वो अपना कैंटोनी खाना बनाते हैं, तो हमें लगता है कि चीन का खाना यही है कैंटोनी। लेकिन वो तो केवल चीन के खानों का एक प्रकार है, और भी वहाँ बहुत तरह के खाने हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं, हाँ, जो चीन का जो सबसे प्रसिद्ध डिश है, सबसे प्रसिद्ध डिश जो चलती है चीन में और जो पूरी दुनिया में फेमस है, वो है डिमसम। ये कैंटोनी खाने का ही एक डिश है, डिमसम। इसका शाब्दिक अर्थ होता है दिल को छूना, यानी इतनी अच्छी डिश है ये, इतनी स्वादिष्ट है कि इसे खाते हैं तो हमारे दिल को छू जाती है, हमें बहुत पसंद आती है, इसलिए इसका नाम रखा है डिमसम। ये कैसी होती है? डिमसम कहा एक तरह से जैसे मोमोज की तरह होती है कि गुथे हुए आटे को सब्जी आदि भरकर, गुथे हुए आटे में सब्जी आदि भरकर, मांस या जो मांस खाने वाले हैं वो मांस भरकर इसको उबाल लेते हैं और फिर उसका एक व्यंजन बन जाता है। मोमोज भी तो ऐसे ही बनाए जाते हैं, तो डिमसम लगभग वैसा ही बनता है। अब चीन के उत्तर में जो मुख्य आहार है वो गेहूं है, क्योंकि वहां पर खेती अच्छी होती है, वहां पर नदियां हैं, वहां की फसल, वहां की जमीन उपजाऊ है, तो खेती गेहूं अच्छी उपजा लेते हैं, तो इसलिए वहां का मुख्य खाना है क्या है? गेहूं। जबकि जो शेचुआ प्रांत है चीन का, वहां पर प्राचीन काल में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लाए गए मसाले और रेशम मार्ग के जरिए 15वीं सदी में पुर्तगाली व्यापारियों द्वारा लाई गई मिर्च के चलते खासा झालदार और तीखा खाना मिलता है। तो अगर आपको तीखा चटपटा खाना खाने की इच्छा हो चीन में जाकर, तो आप कहाँ जाओगे? आप जाओगे शेंचुआ प्रांत में। वहाँ के लोग तीखा, चटपटा, झालदार खाना खाते हैं, तो आपको भी वहीं मिल जाएगा वो। इसके अलावा जो अगर हम पूर्वी चीन की बात करें, ईस्टर्न चीन की बात करें, चाइना की, तो वहां पर चावल और गेहूं दोनों खाए जाते हैं। तो इस तरह से आपने अपने इस कॉलम में, चीन वाले कॉलम में, खाने के कॉलम में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके आप लिख दोगे कि भाई कैंटोनी खाना है, उसमें डिमसम है, इसके अलावा शेंचुआ का खाना है तीखा मसालेदार, और इसके अलावा पूर्वी चीन, उत्तर चीन में गेहूं का प्रयोग होता है, गेहूं का मुख्य आहार है, और पूर्वी चीन में चावल और गेहूं दोनों खाए जाते हैं। इस तरह पॉइंट वाइज करके आपने लिख दिया कि चीन में कौन कौन से खाने हैं। अब यही बात हम जरा जापान की देख लें कि जापान में कौन कौन से खाने हैं।
जापान में पशुपालन की परंपरा नहीं है, वहां पे जानवर नहीं, गाय भैंस भेड़ बकरी ये कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए वहां दूध वगैरह की चीजें या दूध वगैरह नहीं मिलता, ना मीट जो पशुओं का है वो कोई खास मिलता है। वहां पर चावल बुनियादी फसल है, स्टेपल फूड चावल है, वहां पर मुख्य भोजन चावल है। और मछली प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। खाने में प्रोटीन भी तो चाहिए, तो वो कहां से मिलता है जापान के लोगों को? मछली से। हमें कहां से मिलता है? जो उत्तर भारत के लोग हैं वो कहां से, हमारे पास तो मछली तो मिल जाती है, लेकिन ज्यादा लोग तो नहीं खाते मछली। तो फिर प्रोटीन कहां से मिलता है? दालों से। उत्तर भारत के लोगों को प्रोटीन मिलता है दालों से, लेकिन जापान के लोगों को प्रोटीन कहां से मिलता है? मछली से। और तो इसका मतलब उनका मुख्य भोजन है चावल और मछली। कच्ची मछली जिसे साशिमी या सुशी कहते हैं, साशिमी या सुशी, अब वो पूरी दुनिया में बहुत पॉपुलर हो गई है। पूरी दुनिया के रेस्टोरेंट में साशिमी या सुशी मछली की बड़ी डिमांड है, लोग उसे बड़े चाव से खाते हैं, क्योंकि इसे बहुत सेहतमंद माना जाता है। सेहत की दृष्टि से ये बहुत अच्छी मानी जाती है, तो इसलिए जो जापान में साशिमी या सुशी मछली की बहुत डिमांड है, और वो पूरे 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 विश्व में उसकी वो फैल गई है। जहां पर भी आपको जापानीज खाना खाना हो, तो वहां पर पूरे दुनिया में, तो वहां आपको साशिमी या सुशी मछली मिलेगी, और लोग बड़े चाव से खाते हैं क्योंकि वो बड़ी सेहतमंद मानी जाती है। तो इस तरह से आपने इन 4 पॉइंट्स में कौन कौन से 4 पॉइंट देखे? भौगोलिक विशेषताएं, दूसरा जातीय या नस्लीय जो समूह कौन कौन लोग रहते हैं वहां वो, फिर तीसरा हमने देखा जो तीसरी बात जो हमने देखी वो है प्रमुख भाषाएं वहां कौन सी चलती हैं, और चौथा हमने क्यूजिन यानी कि भोजन, इन देशों में कौन कौन सा भोजन है। तो इसके आधार पर हमने इनका कंपैरिजन करके देख लिया, और इनका मैप भी देख लिया। जो मैप आपको देखना है, पेज नंबर, कौन सा पेज नंबर था? 233, 233। वहां पर आपको मैप भी है, मैप को भी ध्यान से देखना है, और क्योंकि उस पर मैप पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह से हमने कंपैरिजन तो कर लिया। अब अभी तक तो हमने इन दोनों को साथ साथ लेके पढ़ा। अब हम बात करेंगे, एक एक देश को लेकर चलेंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं जापान की। तो हम बात कर रहे हैं जापान की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम जापान की राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम को समझेंगे कि पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है था जापान में प्राचीन, जिस समय के बारे में हम जापान का इतिहास पढ़ रहे हैं। अच्छा, आप बताओ भारत का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है? तो आपको पता है कि भाई सबसे ऊपर राष्ट्रपति हैं, फिर उपराष्ट्रपति हैं, फिर प्रधानमंत्री, उनका कैबिनेट है, फिर उनके नीचे और दूसरे लोग हैं। इस तरह से हमारा एक फ्लो चार्ट चल रहा है ना, कि सबसे ऊपर ये, फिर उसके नीचे ये, फिर उसके नीचे ये। तो ऐसे ही हम जापान की राजनीतिक व्यवस्था का एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। आप सब अपनी कॉपी पे लिखो, जापान की राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ जापान। तो इसमें सबसे ऊंचा व्यक्ति कौन होता था इस राजनीतिक व्यवस्था में? वो होता था एम्परर, यानी कि सम्राट। तो लिखो, सबसे ऊपर हो गया सम्राट। फिर एक एरो नीचे की तरफ बनाओ, यानी फ्लो चार्ट की तरह, जैसे फ्लो चार्ट नीचे जा रहे हैं। तो सम्राट के नीचे कौन होते थे? सम्राट के नीचे उसके शक्तिशाली अधिकारी होते थे, जिन्हें कहते थे शोगुन। शोगुन सबको लिखना है, शोगुन। और इनके बारे में अभी हम और डिटेल में पढ़ेंगे, पहले लिख लेते हैं। तो सम्राट के नीचे जो थे वो थे शोगुन। और शोगुन के नीचे कौन थे? उसके भी नीचे ऐसे एरो बनाओ, जैसे फ्लो चार्ट नीचे जा रहा है। तो शोगुन के नीचे थे दैम्यो। दैम्यो। और उनके नीचे कौन थे? उनके नीचे थे समुराई। यह सब राजनीतिक व्यवस्था है, और इन सब के नीचे थी आम जनता। तो इस तरह से हमने देखा कि ये यहां का पॉलिटिकल हायरार्की थी, इस तरह से चलते थे। अब जरा इनके बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लें, जिनके बारे में हमने पढ़ा है, सम्राट, शोगुन, दैम्यो और समुराई। तो इनके बारे में थोड़ा सा अब और थोड़ा डिटेल में हम पढ़ रहे हैं। जापान का जो सम्राट था वो क्योटो, क्योटो जिसे कहते हैं, क्योटो शहर में रहता था, क्योटो, और वहीं से शासन करता था। लेकिन
12वीं सदी सदी यानी 12th सेंचुरी के आते आते वो केवल नाम मात्र का सम्राट रह गया, क्योतो में रहने वाला। उसकी सारी पावर उसके अधिकारियों, जिन्हें शोगुन कहते थे, उन्होंने हथिया ली और वो एक तरह से असली शासक बन गए, वही शासन चलाते थे। कौन? शोगुन। अब सैद्धांतिक रूप से तो राजा के नाम पे ही शासन करते थे, यानी नाम तो राजा का, एम्परर का इस्तेमाल करते थे, लेकिन असली ताकत शोगुन के हाथ में आ गई। 1603 से 1867, 1603 से 1867 तक जो शोगुन पद पर एक ही परिवार का कब्जा रहा, और वो कौन सा परिवार था? वो था तोकुगावा। तो यानी इतने लंबे समय तक, लगभग 250 साल तक, 1603 से 1867 तक शोगुन कौन बनता रहा? एक ही परिवार के लोग बनते रहे, और उस परिवार का नाम था तोकुगावा। तो तोकुगावा परिवार का शोगुन का शासन चलता रहा। इन शोगुनों ने क्या कर रखा था कि पूरे जापान को 250 छोटे छोटे हिस्सों में बांट रखा था। 250 छोटे छोटे जो मतलब जो पार्ट थे उसमें बांट रखा था, 250 पार्ट्स में। और इन छोटे छोटे पार्ट्स को, जो 250 पार्ट्स थे, हर एक पार्ट पर शासन करने वाला एक अधिकारी था, और उस अधिकारी को कहते थे दैम्यो। तो शोगुन तो राजधानी में रहते थे, बड़े अधिकारी थे, और पूरे देश को 250 पार्ट्स में, 250 क्षेत्रों में बांट रखा था, और उन छोटे छोटे 250 पार्ट पर जो शासन करने वाले अधिकारी थे वो थे दैम्यो। और ये जो शोगुन जो थे, उन्होंने अपनी राजधानी अलग बना ली थी। सम्राट तो क्योटो में रहता था, लेकिन शोगुनों ने अपनी राजधानी अलग बना ली थी, वो वहां रह के शासन करते थे, और वो राजधानी थी एदो। जो आज का टोक्यो है ना, उसी का पुराना नाम है एदो। तो एदो में शोगुन रहते थे। तो शोगुन इन दैम्यो के ऊपर कैसे कंट्रोल रखते थे? ये दैम्यो पे कंट्रोल रखने के लिए उन्हें कहते थे कि तुम अपने क्षेत्र में मत जाओ। जो 250 क्षेत्र इनको दे रखे थे, अलग अलग दैम्यो को 250 दैम्यो थे, तुम अपने क्षेत्र में मत जाओ, बल्कि हमारे साथ यहाँ राजधानी में रहो, दैम्यो में रहो, हमारे साथ एदो में रहो। ऐसा क्यों करते थे? ताकि इन दैम्यो पे कंट्रोल रहे, ये अपने क्षेत्र में जाके स्वतंत्र ना हो जाए, कोई विद्रोह ना करने लगे। तो अपने पास ही ज्यादातर लंबे लंबे समय तक ये इनको राजधानी में रोके रखते थे। कौन? शोगुन रोके रखते थे दैम्यो को। इस तरह से ये कंट्रोल करते थे दैम्यो के ऊपर। और जो शोगुन बड़े शक्तिशाली थे, उनका जापान के प्रमुख शहरों और जो प्रमुख खदानें, माइंस थी, उन सब पे इन्हीं का कंट्रोल था, शोगुन का। और इसके अलावा जो जापान में समाज का एक और अभिजात वर्ग का एक और हिस्सा था, जिन्हें कहते थे समुराई। वो तलवारबाज योद्धा होते थे। जैसे हमने देखा था यूरोप में नाइट्स होते थे, ऐसे ही समुराई होते थे, बड़े योद्धा और तलवारबाज। आपने फिल्में भी देखी होंगी समुराई की। तो ये समुराई होते थे। समुराई जो थे वो शोगुन और दैम्यो दोनों के सेवा करते थे, दोनों कंट्रोल में रहते, उनके सैनिक की तरह काम करते थे। तो ये व्यवस्था थी हमारे जापान की, जब से हमने जापान का इतिहास जहां से पढ़ना शुरू किया उस समय। लेकिन 16वीं शताब्दी से जापान की जो इतिहास है वो बदलने लगा। तो 16वीं शताब्दी में ऐसा क्या हुआ, 16वीं शताब्दी से ऐसा क्या हुआ कि जो जापान का इतिहास हम देखते हैं कि बदलने लगा है? तो 3 बातें हुई, 3 कारण थे जिनकी वजह से जापान का इतिहास 16वीं शताब्दी से बदलने लगा है। उनमें से जो सबसे पहला कारण था वो ये था कि कानून बना के किसानों से हथियार रखवा लिए गए। अब कहा गया कोई भी किसान अपने पास हथियार नहीं रख सकता, हथियार रखने का अधिकार केवल समुराई के पास है। ऐसा करने से क्या हो गया? जब किसानों से हथियार ले लिए गए, छीन लिए गए,
सब निहत्थे हो गए, तो लड़ाई झगड़े बंद हो गए, खत्म हो गए, हिंसक नहीं हुआ, तो ज़्यादा शांति आ गई और एक व्यवस्था बन गई। तो पिछली शताब्दियों में तो बिना वजह बात-बात पे लड़ाई झगड़े होते रहे, जिससे देश का विकास नहीं हो पाता था। अब जब किसानों से हथियार ले लिए गए, तो शांति हो गई, कानून व्यवस्था ठीक से हो गई, जिससे देश का विकास होने का एक परिस्थिति बन गई। दूसरा चेंज क्या आया, दूसरा कारण क्या था जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि 16वीं शताब्दी से जापान का इतिहास बदलने लगा? तो दूसरा जो परिवर्तन था वो ये था कि अब दैम्यों को अपने अपने क्षेत्रों में रहने का आदेश दे दिया गया। पहले तो उन्हें जबरदस्ती जो राजधानी एदो थी, जो आज की टोक्यो है, उसमें जबरदस्ती रोके रखा जाता था ताकि ये अपने क्षेत्रों में जाके स्वतंत्र ना हो जाए और हमारे खिलाफ विद्रोह ना करें। ये ऐसा कौन मानते थे? शोगुन। लेकिन अब 16वीं शताब्दी से अब दैम्यों को कह दिया तुम अपने क्षेत्रों में जाके वहीं रहो। तो ऐसा करने से जो दैम्यो थे उनको ज्यादा स्वायत्तता मिल गई, ज्यादा वो स्वतंत्र हो गए वो। और तीसरा जो परिवर्तन हुआ, तीसरा कारण जो है जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि जापान का इतिहास जो है बदलने लगा, तो तीसरा कारण जो था वो था मालिकों और करदाताओं का निर्धारण करने के लिए जमीन का सर्वेक्षण किया गया तथा उत्पादकता के आधार पर भूमि का वर्गीकरण किया गया। तो दो काम किए गए, एक तो सर्वे किया गया जमीन का, किस लिए? जिससे पता चल सके कि जमीन का मालिक कौन है और किससे टैक्स लेना है। और दूसरा काम क्या किया गया कि हर एक जमीन की फर्टिलिटी के हिसाब से उसको कैटेगराइज किया गया कि ये अच्छी जमीन जिससे ज्यादा पैदावार होती है, ये मिडिल जमीन जिससे कम बीच की पैदावार होती है, ये खराब जमीन जिससे कम पैदावार। तो इस तरह से जमीनों का उन्होंने क्लासिफिकेशन भी कर दिया, उसको प्रोडक्टिविटी के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांट दिया और पूरे जमीन का सर्वे करके ये पता लगा लिया कि कौन जमीन का मालिक है, किससे टैक्स लेना है। तो इस सब का मिला जुला असर ये पड़ा कि सरकार को अच्छा और नियमित रूप से राजस्व रेवेन्यू मिलने लगा। तो ये तीन जो कारण थे, जो तीन परिवर्तन जो थे, इनकी वजह से 16वीं शताब्दी से जापान का इतिहास बदलने लगा। तो आज हम इसके बारे में यहीं तक चर्चा करते हैं और जो इसके प्रश्न बनेंगे वो मैं व्हाट्सएप पे भेज ही दूंगा। सब इस पार्ट को दोबारा से पढ़ेंगे, मतलब जहां तक हमने आज चर्चा की उसे दोबारा से पढ़ेंगे और फिर एक तो पहले आपने वीडियो सुना ढंग से और फिर उसके बाद अपने पाठ को पढ़ा एनसीईआरटी से और फिर उसके बाद उन प्रश्नों को करेंगे। तो अगले वीडियो में हम अगले भाग पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।